आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के 1000 वकील पहनेंगे हेलमेट, जिला बार ने की अनूठी पहल। सोमलपुर के खसरे को आबादी में दर्ज करने की मांग पर रावत समाज हुआ एकजुट, खेल मैदान आवंटन करने की मांग। राजेश पायलट पर भाजपा के अमित मालवीय की टिप्पणी से अजमेर में रोष, झूठी जानकारी पर दिया कलेक्टर को ज्ञापन। डीएवी छात्रों ने किया रोड जाम, छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक के खिलाफ निकाला गुस्सा। बेटा गया था मां से मिलने तो चोरों ने उठाया सूने मकान का फायदा, लाखों रुपए की हुई चोरी। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के गुस्साए छात्रों ने सिक्योरिटी ऑफिस पर एक छात्रा की फोटो सिक्योरिटी में लगी कर्मचारियों के ग्रुप में वायरल करने का आरोप लगाया है। फोटो वायरल करने के बाद से नाराज गुरुवार रात को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए सिक्योरिटी में लगे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं सिक्योरिटी ऑफिसर पर फॉरेंसिक जांच के दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर की बर्खास्तगी की मांग को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा किया और सिक्योरिटी कर्मचारी की कैबिन में तोड़फोड़ कर दी और CUR के गुस्साए विद्यार्थियों ने सिक्योरिटी के काम में आने वाले बोलेरो गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर डाली। विद्यार्थियों ने बताया कि सिक्योरिटी ऑफिसर ने यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की फोटो अपने साथी कर्मचारियों के ग्रुप में वायरल कर दी। छात्रों ने यह भी कहा है कि सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए है, प्राइवेसी के साथ खेलने के लिए नहीं। सिक्योरिटी कर्मचारी ने छात्रा की फोटो वायरल कर छात्रा की पर्सनल डिटेल भी मांगी थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में गुरुवार रात 9 बजे जमकर उत्पाद मचाया गया। उसके बाद कुलपति हाउस के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। विद्यार्थियों की मांग है कि सिक्योरिटी ऑफिसर पर फॉरेंसिक जांच बिठाई जाए और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर को बर्खास्त किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम नेहल है। मैं यहाँ पे PTLG डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। ये A++ ग्रेड हमारी यूनिवर्सिटी की है और यहाँ पे डिपार्टमेंट में लड़कियों की फ़ोटो खींची जाती है। वो ही फ़ोटो खींची जाती है सोचेंगे SO के द्वारा, सिक्योरिटी ऑफिसर जो हमारा हेड है।
और वो एसओ अपनी पावर को यूज करके गार्ड्स को वो फोटोज भेजता है और फिर उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और वो जबरदस्ती ऐसे इंफॉर्मेशन निकलवाता है कि लड़की को पता चले और लड़की डरे, उसके बाद वो डर के सबमिसिव हो जाए पहले ही, ताकि एसओ कुछ भी कर सके आगे जाके। उसने इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया है। हमें एक लड़की मिली है अभी जिसने हिम्मत की है आगे आने की और हमें बताने की कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 1 साल पहले से। तो आप सोच सकते हैं कितने टाइम से चल रहा है। और मेरी सिम, मैंने मेरे पापा को कॉल करने की कोशिश की कि मैं उन्हें बता सकूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी सिम रैम हो चुकी है, ना मैं मेरे दोस्तों को कॉल कर सकती हूँ, ना मैं मेरे घर वालों को कॉल कर सकती हूँ, ना मेरे घर वाले मुझे कॉल कर सकते हैं, ना मेरे दोस्त मुझे कॉल कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा खतरनाक और घटिया क्या होगा। और फिर यहाँ पे सोचते हैं कि सुसाइड क्यों हो रही है। आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही क्यों लॉन्च कर रहे हो जब आपको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। मैडम आप बताएंगे क्या था मामला? ये वाली फोटो है, ये वाली फोटो सर्कुलेट हुई है और ऐसा बोला जा रहा है। हमने गार्ड से पूछा कि क्या मुद्दा है, उसने मेरे से हाथ से फोन ले लिया और फोटो डिलीट करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उनको बोला कि फोटो डिलीट मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने फोटो डिलीट करी और मेरे को बोला कि हाँ मैंने डिलीट करी, आपको जो करना है कर लो। एसओ का इतना ज्यादा दबदबा है यहाँ पे कि हम हेल्पलेस हैं। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी फोटो ली गई क्योंकि हमने स्टैंड लिया। इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड हुई थी सलोनी की, 2 सुसाइड हुई है, एक सलोनी की। उसके माँ बाप भी यही बोल रहे हैं कि सारी एसओ की गलती है। रावत महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शैतान सिंह रावत के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव सोमलपुर तहसील जिला अजमेर की खसरा संख्या 2382 में खेल मैदान आवंटन करने की मांग की गई। रावत महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शैतान सिंह रावत और पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने बताया कि ग्राम सोमलपुर में 100 वर्षों से आबादी बसी हुई है। इस खसरे में रावत समाज के लोग पक्के मकान बनाकर पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। इस खसरे का अंकन त्रुटि बस गैर मुमकिन स्कूल मैदान के नाम पर कर दिया गया है, जबकि स्कूल का खेल मैदान अनियंत्रित दूसरे खसरा नंबर 621 पर बना हुआ है, जिसमें सरकारी मद में बड़ी राशि खर्च कर विकसित किया गया है, जो आज भी स्कूल के खेल मैदान के काम आ रहा है। खसरा संख्या 2382 में गहन आबादी बसी हुई है, जिसमें कुछ लोगों के पास ग्राम पंचायत के पट्टे भी है। गाँव के कुछ भूमाफिया लोगों द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासन पर नाजायज दबाव बनाकर शिकायतें कर भोले भाले ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। सभी ने मांग की है कि खसरा संख्या 2382 को गैर मुमकिन स्कूल मैदान का अंकन निरीक्षर आबादी में दर्ज किया जाए और अगर इस खसरे में बसे लोगों को जबरन हटाया गया तो रावत समाज आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज सोमलपुर के जो ग्रामीण है इनके साथ आज हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले हैं। कलेक्टर साहब के पास भी गए थे लेकिन कलेक्टर साहब आज यहाँ आए नहीं। कुछ दिनों पहले भी हमारे कुछ युवा साथी आए थे, इनके साथ हम जिला कलेक्टर से मिले थे और एक आवेदन दिया था। उस के अंदर वहाँ का जो खेल मैदान तो गलती से उसको किस्म का अंकन खेल मैदान का नाम हो गया। वहाँ पे वर्षों से कई पीढ़ियाँ, इनकी 10-10, 11-11 पीढ़ियाँ वहाँ रह रही है। कई सैकड़ों सालों से वहाँ पे स्थायी रूप से लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने का दमनकारी पूर्वक जो ये रवैया है और वो रिकॉर्ड के अंदर आबादी भी दर्ज है, किसी खेल मैदान के नाम भी रिकॉर्ड कर आप नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासन से मिलीभगत करके हमारे ग्रामीणों को बार बार परेशान किया जा रहा है। आज एडीएम से अतिरिक्त जिला जो उनसे मिले हम एडीएम सिटी से, उनको खुली चेतावनी दी कि आप जिला प्रशासन हमारी हरकतों से बाहर आए और अभी तत्काल प्रभाव से उन्होंने मेरे सामने ही तहसीलदार को और पटवारी को पाबंद किया कि वो संबंधित ग्राम पंचायत से बात करे और इनको किसी प्रकार की छेड़खानी ना करे। और मैं भी आपके माध्यम से जिला प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि तुष्टिकरण की नीति बंद करे, लोगों को परेशान करना बंद करे। और मेरी भी लोगों से अपील है कि ओछी राजनीतिक करना बंद करे। मैं भी पिछले बार लगातार दूसरी बार से विधायक हूँ, मेरी संज्ञान के अंदर ये पहले मामला नहीं आया था। सोमपुर के अंदर भी हमने कई सैकड़ों बीघा जमीन आबादी कराई थी, अब संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के करेंगे और प्रशासन को अपने घुटनों पे लाके ये काम हम करवा करेंगे। सारे सोमलपुर के ग्रामवासी व रावत महासभा राजस्थान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देना है। ज्ञापन के तहत कलेक्टर साहब को ये अवगत कराया है कि जो आबादी पर 250 साल पुराने हमारे रावत समुदाय के लोग बसे हुए हैं, उनके मकानों को तोड़ने का आदेश नहीं करें। और न तो इन्होंने आदेश किया, लेकिन कुछ प्रशासन के लोग तुष्टिकरण की नीति के तहत उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तुमसे गांव खाली कराएंगे। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है, पीड़ा है कि आज के ज़माने में भी गांव खाली कराने की धमकी दी जा रही है। तो हमने कलेक्टर साहब को वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि भाई जो खेल मैदान के लिए पूर्व में 19 लाख रुपये जो ग्राम पंचायत की तरफ से लगे हुए हैं, उस
उस पर ही खेल मैदान किया जाए। इस गैर मुमकिन आबादी की भूमि को आबादी में कन्वर्ट करके ग्रामीण को पट्टे दिए जाए, क्योंकि इसमें 30 साल पुराने तो बिजली के कनेक्शन के बिल तक पेश कर दिए ग्रामीणों ने। आज हम सभी लोग अशोक सिंह जी, मदन सिंह जी व गणपत सिंह जी और सोमलपुर के ग्रामवासी, महिलाएं, युवा साथी, मातृशक्ति सभी लोग कलेक्टर साहब को इस संबंध में ज्ञापन देना है और हमें उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। जय हिंद, जय भारत। ये ग्राम पंचायत सोमलपुर है। सोमलपुर में जो सैकड़ों वर्षों से जो ग्रामवासी के मकान बने हुए हैं, जहाँ पानी के बिजली के बिल है, जहाँ इनके मकान बने हुए हैं, बाड़े बने हुए हैं, वहाँ पर उसको षड्यंत्र और साजिश रच करके और उसको खेल मैदान आवंटन करवा करके इनको आए दिन प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं। इनको जबरन मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर के हम पहले भी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। आज हमारे रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सब लोग कलेक्टर साहब को, अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उनको बताया कि जिस प्रकार से ये जो सैकड़ों वर्षों से आबादी भूमि में ये मकान बने हुए हैं और इनको टारगेट करके और जो तुष्टीकरण की ये सरकार जो नीति अपना रही है उसके तहत इनको भयभीत किया जा रहा है, इनके मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। आए दिन प्रशासन जा रहा है वहाँ, उनको लेकर के आज कड़ी चेतावनी हम सब लोग देकर के आए हैं कि इसको निरस्त किया जाए। ऑलरेडी वहाँ खेल मैदान बना हुआ है, गवर्नमेंट के लगभग 20 लाख रुपए उसमें खर्च किए गए हैं, तो उसका भौतिक सत्यापन करवावें और यहाँ मकान बने हुए उसको निरस्त करके और उसको आबादी भूमि घोषित कर और उनको पट्टे दिलवावे, ये हम आज मांग करके आए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करने के मामले में भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर मालवीय के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा। इसमें मानहानि का मुकदमा अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज करने की मांग की है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के महासचिव वैभव जैन ने बताया कि सोची समझी साजिश के तहत इस षड्यंत्र पूर्वक भारतीय सेना व तत्कालीन वायुसेना के पायलट राजेश पायलट को बदनाम किया जा रहा है, जिसमें यह बताया गया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए, जिसमें देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में देशवासियों पर हवाई हमले किए गए। इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी की नजर में चढ़कर राजनीति ज्वाइन करना और स्थान पाना बताया गया है। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह और सम्मान दिया। इस सोशल मीडिया पोस्ट को मनगढ़ंत बयानबाजी और गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजेश पायलट का अपमान बताते हुए घटिया बयानबाजी व देशद्रोह का आरोप लगाया है। बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं मालवीय जी है, वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट और इस बात को जो बढ़ाई है कि राजेश पायलट जी द्वारा वहाँ पे मिजोरम में बम फेंका गया, तो ये क्या ये उन्होंने किसी नौसिखिएपन में कराई है? ये इनकी प्रवृत्ति है। ये जानबूझ के इस तरह की बातें भ्रामक प्रचार करते हैं, क्योंकि इन बातों से ये आम जनता जो मासूम जनता है उनको बरगला देते हैं। जब तक मासूम जनता इस चीज़ को, तथ्यों को समझती है, तब तक वोट डल जाते हैं और कई तरह की कार्रवाइयाँ, मानसिकता बन जाती है। तो ये इन लोगों की रीति नीति है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए इन्होंने ऐसे भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस से सत्ता, मतलब इस झूठ की बुनियाद पे इन्होंने जीती है। 2014 में भी ये हुआ है, 2019 में भी ये हुआ है, लेकिन अब चूंकि जनता समझ गई है, अब इनके भ्रामक प्रचारों में जनता भी नहीं आएगी। और चूंकि पहले कांग्रेसी भी हम लोग भी जिम्मेदार थे, इनकी इन झूठी बातों का इस तरह से विरोध नहीं करते थे। अब हम इनकी चालबाजियों को समझ चुके हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमने राष्ट्रपति जी के नाम पे यहाँ पे कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, इस पे कार्रवाई की हमने मांग करी है। और वो भले कार्रवाई ना करे, लेकिन हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम आम जनता को ये बात पहुँचाएं कि ये सरासर झूठ है और ये इस तरह के झूठे तथ्य फैलाकर आप लोगों को गुमराह करते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, उसकी मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के उपाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की राजेश पायलट ने वायुसेना में अक्टूबर 1996 में ज्वाइन की और 1971 की लड़ाई में जान जोखिम में डालकर दुश्मन देश के अंदर घुसकर युद्ध लड़ा है, जबकि मार्च 1966 में यह मिजोरम पर बम गिराने की झूठी बात कह रहे हैं। के अंदर भ्रम और धोखा फैलाने की भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो प्रभारी हैं वाजपेयी, उन्होंने एक घटनाक्रम पूरे देश के अंदर चर्चित किया है। उन्होंने ये बोला है कि जो पायलट साहब है, पायलट साहब के जो पिताजी थे राजेश पायलट साहब, उन्होंने जो बम मिजोरम की जनता के ऊपर बम डाला था, तो जबकि ये घटना बिल्कुल झूठी और तथ्यात्मक बिल्कुल विहीन है, क्योंकि उन्होंने द्वारा ये कहा गया है, मालवीय जी के द्वारा, कि उन्होंने कहा है कि जब ये पायलट साहब भारत की जो वायुसेना में पायलट थे, उन्होंने सन 1967 के अंदर मार्च के महीने के अंदर मिजोरम की जनता के ऊपर बम पटकाए थे। जबकि वास्तविकता यह है कि जो समय उन्होंने बताया उस समय
पायलट साहब भारतीय वायुसेना के सदस्य ही नहीं थे, उन्होंने 1967 के अंदर अक्टूबर के अंदर उसको ज्वाइन किया था। पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक झूठ जनता में फैलाया और वो झूठ आज ये स्थिति में है कि वो उनको ये झूठ जनता के सामने आ चुका है और वो इनको सरकार से बाहर करने के लिए पर्याप्त है। 2023 और 2024 के चुनाव में आप देख लीजिए, इस तरीके से जो झूठ है, झूठ पे बनी हुई सरकार है, उसका पर्दाफाश होगा और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सुपड़ा साफ होगा और राजस्थान में इतिहास दोहराते हुए कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होगी। जबकि मार्च 1966 में यह मिजोरम पर बम गिराने की झूठी बात कर रहे हैं। इससे देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए अमित मालवीय के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। देश के पूर्व किसान नेता, देश प्रेमी, पूर्व मंत्री राजेश जी पायलट, जिनको पूरा देश किसान नेता के रूप में जानता है, वो पहले वायुसेना में थे। वो अक्टूबर 1966 में भर्ती हुए थे और IT सेल का एक प्रमुख जो मालवीय जी, उनके लिए भ्रामक रूप से झूठे तथ्यों के आधार पर ये कह रहे हैं कि मिजोरम में आइजोल पे उन्होंने वायुसेना में रहते हुए वहाँ पर बम बरसाए थे। तो कितना झूठ है, वो उस टाइम वायुसेना में थे ही नहीं। इसके बावजूद ऐसी भ्रामक प्रचार करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और पायलट साहब ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पायलट साहब देश प्रेमी थे, पूरे देश के प्रति उनकी कितनी भावनाएं थी और जितना वायुसेना में रह के उन्होंने 1971 में पूरी पाकिस्तान में बम बरसाए थे और वो युद्ध हमने जीता भारत ने। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? उस देश प्रेमी आदमी के खिलाफ, इस देशभक्त आदमी के खिलाफ, राजेश पायलट के खिलाफ ऐसी बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया और माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा उनके थ्रू ज्ञापन भेजा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की। राज्य सरकार की ओर से इस साल कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव न कराने के फैसले से नाराज DAV कॉलेज में ABVP छात्र संगठन के कॉलेज के मुख्य द्वार पर टायर जलाते हुए प्रदर्शन किया। DAV छात्र संघ अध्यक्ष कृष्णा कुमार ठाकुर का कहना है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के फैसले को सरकार वापस ले और चुनाव की तिथि जल्द घोषित नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। DAV कॉलेज परिसर में छात्र एकत्रित हुए, नारेबाजी करते हुए शैक्षणिक शाखा में होते हुए कॉलेज के मुख्य गेट पर आए। गेट के बाहर टायर जलाकर कुछ समय के लिए रास्ता जाम कर दिया गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। हंगामे की सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने बमुश्किल छात्रों से समझाइश कर कुछ समय बाद रास्ता खुलवाया। पुलिस हंगामा कर रहे करीब 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में लेकर रामगंज थाने भी लेकर गई, जहां कुछ देर बाद सभी छात्रों को बिना पुलिस कार्यवाही किए छोड़ दिया गया। छात्रों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के फैसले को गलत ठहराया गया। समय रहते छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई तो छात्र सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। डिसीजन किया है जो अशोक गहलोत ने जो ये डिसीजन लिया चुनाव को रद्द करने का, ये बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है। इससे छात्र रोडों पे उतरा है और हम चाहते हैं कि अगर ये वापस डिसीजन सही नहीं लिया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे कॉलेज के बाहर और जब तक ये नहीं आएगा, चुनाव की डेट नहीं आएगी, तब तक हम बैठे रहेंगे। अजमेर शहर में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। चोर शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के देवनगर कॉलोनी में स्थित सूने मकान में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान मालिक मकान पर आया तो मकान के गेट खुले हुए थे। अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और सोने चांदी के जेवरात सहित 15,000 की नकदी चोरी कर चोर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के देवनगर कॉलोनी निवासी मनीष सांखला ने बताया कि बुधवार शाम को 6:30 बजे मकान के ताले लगाकर अपनी मां के पास शास्त्री नगर गए हुए थे। सुबह जब वापस आए तो देखा कि मकान के गेट का ताला टूटा हुआ था और अलमारी से सोने का मंगलसूत्र, चांदी का कड़ा, कान की बाली व 15,000 रुपए की नकदी चोरी हो चुकी थी। मकान मालिक ने आसपास तलाशी की तो पास के खेत में एक लाल रंग का बैग मिला। वे अलमारी के अंदर रखे बैग भी बाहर चौक में मिले। मकान मालिक के अनुसार चोर करीब लाखों के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर गए। पीड़ित मकान मालिक मनीष सांखला ने चोरी की शिकायत कृष्णगंज थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राकेश सांखला के घर में हुई चोरी की वारदात के बाद थाना प्रभारी करण सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जा सके। सर, ये हमारा घर है ग्लोबल कॉलेज के पीछे लोहार बस्ती से करीब 300 मीटर के अंदर कॉलोनी बसी हुई। हम लोग यहीं पे रह रहे हैं।
परसों सर हम लोग 6:30 बजे हमारे घर से गए थे, तब हमारे घर पे वेल एंड गुड सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। अब मैं कल मॉर्निंग में आता हूँ तो मेरे मेन गेट का और जो हमारे एंट्रेंस गेट का 2 ताले लगे हुए, वो दोनों ताले खुले हुए थे, यानी ना कि तोड़े हुए थे ना किसी ने काटा था, वो खुले हुए थे। जब मैं अंदर जाता हूँ तो मेरा घर पूरा तहस नहस था। हमारी ज्वेलरी थी वो गायब मिली हमें। ज्वेलरी में सर मेरी वाइफ का एक मंगलसूत्र था, उनके कान के थे, उनकी अंगूठी थी, मेरे चांदी के कड़े थे और 17-15 हज़ार रुपये कुछ कैश पड़े रहते वो घर में, वो गायब थे। इसके अलावा हमारा पूरा घर यानी जैसे एक एक चीज़ उठा के देखते हैं वैसे सारा बिखरा हुआ था। हाँ, साथ में हमारे सर एक फ्रिज के अंदर हमारी एक भगोनी थी जो करीब 5 लीटर की थी, तो वो भी गायब थी। उसमें दूध था, वो भी यानी लेके चल गए या फिर पता नहीं क्या फेंका उन्होंने। साथ ही में हमारे घर के बाहर जैसे कि गार्डन में की तरफ बैग मिले हमें, छोटे छोटे जो पर्स होते हैं जो लेडीज़ रखती है, वो 2-3 बैग हमें बाहर की तरफ मिले। हमारा एक सफारी का सूटकेस था जो ट्रॉली बैग होता है, वो हमें हमारे खेतों में पीछे की तरफ फेंके हुए मिले। यानी ले जाने वाला पता नहीं कैसे क्या लेके गया और हमारा सामान भी बाहर फेंक गया। हमने सर ज़्यादा 1.25 लाख रुपये तो मान के चलिए सर, क्योंकि इतना आइटम तो हमने 70-80 हज़ार रुपये का बनवाया था, वो भी 5 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए। शिकायत करी है हमने, किशनगंज थाने में करी है, पुलिस वाले आके भी गए थे, कल शिनाख्त करके गए। अब देखते सर आगे कैसे क्या होता है। बाकी हाँ, हमारे डाउट ये है कि बिना ताले तोड़े हुए यानी चोरी हुई है। बातों को देते हैं हम थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के आदर्श नगर में आज अनंत टीवीएस शोरूम का उद्घाटन नेशनल सर्विस मैनेजर बिनोय कुमार, एरिया सेल्स हेड गौरव मलिक और एरिया सर्विस हेड अमित व्यास द्वारा किया गया। इस अवसर पर महेंद्र महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनंत टीवीएस में 2 व्हीलर की विश्व स्तरीय रेंज उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक वाहन भी मिल सकेंगे। इसी क्रम में नेशनल सर्विस मैनेजर बिनोय कुमार ने बताया कि इसके साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर भी खुला हुआ है, जिसके अंदर प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा उच्च कोटि की सर्विस दी जाएगी। टीवीएस की यशप्रीत सिंह सलूजा ने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन iQube की 2 श्रेणियां भी उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों को अजमेर में सिर्फ अनंत टीवीएस में ही मिल सकेंगी। मेरा नाम यशप्रीत सिंह सलूजा है। सारे प्रकार के व्हीकल्स जिसके अंदर बाइक, स्कूटर, एक्सेल जो कि एक मोपेड कहलाती है और इलेक्ट्रिक गाड़ी तक सारी शुरुआत से लेके नीचे तक सारी टीवीएस के अंदर स्थित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो अभी टॉप पे चल रहा है वो iQube है, वो टीवीएस की तरफ से ही आता है, जिसके अंदर भी 3 प्रकार के मॉडल आते हैं, जिनमें से 2 यहाँ पे उपलब्ध हैं आज के दिन और आपको यहाँ से ही उपलब्ध हो पाएंगे अजमेर सिटी के अंदर। बिल्कुल हर त्यौहार पे अलग अलग ऑफ़र आएंगे जो कि हम प्रस्तुत करेंगे और उसके बारे में प्रचार भी करेंगे।
शोरूम आदर्श नगर खान ब्यूरो के जस्ट अपोजिट में स्थित है, अनंत टीवीएस के नाम से। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र माहेश्वरी है। आज हमारी अनंत टीवीएस अनंत टेक व्हील्स LLP नई डीलरशिप का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हम टीवीएस 2 व्हीलर्स की विश्व स्तरीय रेंज जो है वो आप लोगों के समक्ष अजमेर के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारी डीलरशिप का उद्घाटन NSM सर्विस श्री विनोय सर, उसके अलावा एरिया सेल्स हेड श्री गौरव मलिक और एरिया सर्विस हेड श्री अमित व्यास एंड अदर टीवीएस टीम ने जो है डीलरशिप का उद्घाटन किया है। इस डीलरशिप पे आपको विश्व स्तरीय रेंज मिलेगी, हर तरह की गाड़ी मिलेगी। हमारे पास इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक, IC इंजन वाली सभी विश्व स्तरीय रेंज गाड़ियों की है। उसके अलावा सर्विस जो है बहुत बढ़िया A क्लास सर्विस आपको मिलेगी। हमारा आदर्श नगर नसीराबाद रोड खान ब्यूरो के सामने हमारा शोरूम है सर। मेरा नाम महेंद्र माहेश्वरी, पार्टनर इन दिस अनंत टेक व्हील्स LLP। बहुत अच्छी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, सभी बैंकों के साथ फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा कुछ ऑफ़र्स अभी, क्योंकि नई डीलरशिप है तो आपको बहुत अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे। राखी के ऑफ़र्स मिलेंगे, दिवाली पे ऑफ़र्स मिलेंगे, गणेश चतुर्थी पे आपको बहुत अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे। इसके अलावा गाड़ियों की जो माइलेज है वो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। जो गांव में कुछ बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए एक्सेलेंट है। हर टाइप के कस्टमर गाड़ी आपको इस शोरूम में मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने एक वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर भी खुला हुआ है, जिसके अंदर ऑल ऑटोमेटेड सर्विस सेंटर खुला हुआ है, जिसके अंदर ऑल ट्रेन टेक्नीशियन हमने लगाया हुआ है, एक्सपर्ट ग्रेड 2 लेवल के टेक्नीशियन लगाया हुआ है एंड वी हैव एक्सपीरियंस मैन पावर लगाया हुआ। उसके कारण से क्या होगा कि जो जहाँ के जो कस्टमर है उनको जो गाड़ी लिया हुआ उनको बेहतरीन सर्विस मिलेगा उनको, और उनका परफॉर्मेंस उसके अंदर उनको बेहतरीन। अजमेर में चाइनीज मांझे की रोक की मांग को लेकर आज कांग्रेसी पार्षद काजल यादव ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चाइनीज मांझे के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए निर्माताओं, विक्रेताओं और खरीदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। जानकारी देते हुए पार्षद काजल यादव ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और शहर में पतंगबाजी को लेकर खासा माहौल है, परंतु चाइनीज मांझे का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण कई पशु, पक्षी एवं इंसानों को चोट आ रही है। यह मांझा प्लास्टिक से बना है, साथ ही इस पर कांच की परत चढ़ी है, जिसके कारण आसानी से पक्षियों व इंसानों के अंगों को काट रहा है। इसके कारण कई लोगों को और पशु पक्षियों को परेशानी हो रही है। यह आसानी से टूट भी नहीं पाता और जान को आफत बन रहा है। इसी के विरोध के चलते आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चाइनीज मांझा बिक्री पर निषेध लगाया जाए, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान डॉक्टर ईश्वर राजौरिया, रवि राजू, मुजम्मिल खान, जितेंद्र मोटवानी, फजलुर रहमान आदि उपस्थित रहे। त्योहारों के पावन अवसर पर आशु स्वीट्स पेश करते हैं शुद्धता व स्वाद से भरपूर मिठाइयों का एक ऐसा खजाना जिसे खाएं तो स्वाद रहे हर पल याद। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ जैसे पनीर व रबड़ी के घेवर, बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट मिठाई, रस माधुरी, रस मलाई, मलाई चाप, मलाई रोल एवं टिक्की, पानी पताशे, पानी पूरी, कचौरी, समोसा कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। आशु स्वीट्स, प्रकाश रोड, नगरा व तारागढ़ रोड, अजमेर। आज कलेक्टर साहब के पास में राखी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन दिया गया कि जो पतंगबाजी चल रही है शहर में, पूरे प्रदेश में, राखी को यहाँ पे अजमेर में, राजस्थान में, तो यहाँ पे चाइनीज़ मांझे का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पशु पक्षियों की जान खतरे में हो रही है। जो उड़ते पंछी हैं उनके पूरे पर कट जाते हैं। गाड़ी चलाने वालों के वाहनों के सामने अचानक से वो मांझा आ जाता है जो दिखाई नहीं देता है और उससे खरोच लग जाती है, उससे जान मान के भी खतरे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि चाइनीज़ जो मांझा है उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि उसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा और इससे जाने जा रही है, और ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, किसी की जान चलेगी। पशु पक्षी की जान भी हमारे लिए अमूल्य है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी बिक्री पे रोक लगाई जाए, कोई कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे इसका उपयोग कम हो सके, बंद हो सके। कृष्ण विहार कॉलोनी लोहागल अजमेर के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव लोहागल के समीप कृष्ण विहार कॉलोनी में पेयजल समस्या से निजात दिलाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कृष्ण विहार कॉलोनी लोहागल जनना अस्पताल वाली मुख्य सड़क के करीब 400 मीटर दूर पश्चिम में स्थित है, जहां करीब 90 घरों की बस्ती है। उनकी कॉलोनी और मुख्य सड़क के मध्य जीवन मंदिर कॉलोनी स्थित है। उनकी कॉलोनी के समस्त क्षेत्रवासी बीसलपुर योजना के पेयजल के अभाव में पिछले 10 वर्षों से पानी के निजी टैंकरों का फ्लोराइड तो पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मुख्य पाइपलाइन से उनकी कॉलोनी तक बीच में कोई अन्य कनेक्शन ना दे, जिससे उनकी कॉलोनी की पानी की पाइपलाइन को मुख्य पाइपलाइन से जोड़कर उनकी कॉलोनी के पेयजल की समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सके।
जी, मैं कृष्णा विहार कॉलोनी लोहागढ़ रोड से आए हैं, जो कि हम जल की समस्या को लेके अपने यहाँ आए हैं कि हमारी नई लाइन बिछ चुकी है, जो कि लेकिन है ना पुरानी लाइन से कनेक्शन दिया जा रहा है, जो कि हमें अंदर लाइन में हमारे पानी जल की समस्या निरंतर बनी रहेगी। उस समस्या का समाधान के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमारी नई लाइन से कनेक्शन जोड़ा जाए, नई लाइन बिछा के उसमें हमें कनेक्शन दिया जाए। ये काफ़ी साल हो गए हैं, अभी हमारे वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, काफ़ी साल हो चुके हैं, 15 से 20 साल हो चुके हैं। वहाँ पे हम फ्लोराइड का पानी पीते पीते हमारे बहुत ज़्यादा समस्या बन नहीं रही है। पानी लाइन वहाँ पे आगे भी बिछी हुई है, तो उससे भी हमारे को कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है और ना ही हमारे जल की समस्या का समाधान अभी तक हुआ है। आज कृष्णा विहार कॉलोनी है लोहागढ़ रोड के ऊपर, तो वहाँ हमारे पुलिस के स्टाफ के और कई स्टाफ रहता है वहाँ। तो वहाँ क्या जल ये योजना है, ये जल जीवन मिशन योजना, उसके अंदर जलदाय विभाग ने वहाँ पे पाइपलाइन डाली है, पुरानी पाइपलाइन भी है और नई पाइपलाइन भी डाल रहे हैं। तो वहाँ क्या है, पानी की बड़ी समस्या है, फ्लोराइड का पानी आ रहा है टैंकर से मंगा के, तो उसके अंदर क्या है कि कई बीमारियाँ फैलती है। तो वहाँ जो हमारा स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है और भी हमारे JLN के जो सरकारी कर्मचारी है उनका स्टाफ है, तो आज ये सभी लोग अपनी समस्या को लेके आए हैं कि वहाँ जो जल मिशन के तहत जो पाइपलाइन डल रही है ना, उसको वहाँ कृष्णा विहार कॉलोनी के अंदर आगे एक कॉलोनी और है, तो वहाँ तक इनके वहाँ पहुँचाई जाए। और वहाँ कुछ असामाजिक तत्व है जो उसके अंदर बाधा डाल रहे हैं। तो हम आज प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से ये गुहार लगाने आए हैं कि भाई आप इस समस्या का समाधान करिए। जब एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि घर घर नल और मैं पानी पहुंचाऊंगा और महिलाओं को सशक्तिकरण करूंगा, तो इसलिए आज ये समस्या लेके आए हैं कि तत्काल प्रभाव से यहाँ जिला कलेक्टर महोदय, AC साहब जो जलदाय विभाग के AC साहब हैं, सुबोधरा साहब, उनको पाबंद करें और वो अपनी टीम भेजे वहाँ और जो इनकी समस्या है उसका समाधान कराएं। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, TB, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। वार्ड 53 में पार्षद कुशाल कोमल की ओर से सावन के प्रथम दूज पर खुंडियास स्थित बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन के लिए क्षेत्र की 70 महिलाओं को बसों में ले जाया गया। पार्षद कुशाल कोमल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र की महिलाओं ने उनके समक्ष बाबा की दूज पर मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जताई थी। इस पर पार्षद कुशाल कोमल की ओर से आज क्षेत्र की महिलाओं को दर्शन हेतु पूरे जोर शोर से बाबा के जयकारे लगाते हुए ले जाया गया। यात्रा के दौरान पार्षद के द्वारा सभी महिलाओं को भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी कराई गई। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी,
अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। आज वार्ड 53 कल्याणीपुरा क्षेत्र की 70 से 100 महिलाओं को मेरे द्वारा 3 बसें लगाकर बाबा रामदेव मंदिर कुंड्यास दर्शन के लिए भेजा गया, क्योंकि वार्ड की महिलाओं की आस्था बाबा रामदेव मंदिर पर काफ़ी उच्चेतित है। उन्होंने कुछ समय पहले ही मुझे अवगत कराया था कि हमें सावन की प्रथम दूज पर बाबा के दर्शन करने हैं, क्योंकि अभी सावन चल ही रहा है और सावन में वैसे भी शिव मंदिर के भी काफ़ी दर्शन हो रहे हैं और अभी हाल ही में भागवा भी लगने वाला है, और जिससे बाबा रामदेव मंदिरों पर काफ़ी भीड़ रहेगी, उमड़ रहेगी। और आज सावन की प्रथम दूज होने पर आज मैंने महिलाओं को 3 बसें लगाकर वार्ड 53 से बाबा रामदेव मंदिर कुंड्यास के दर्शन के लिए भेजा। जिला बार एसोसिएशन अजमेर का अधिवक्ताओं के लिए ऐतिहासिक हेलमेट वितरण कार्यक्रम जिला बार एसोसिएशन में आयोजित किया गया। इस मौके पर 800 रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं को हेलमेट बांटे जाएंगे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ और सचिव राजेश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बार एसोसिएशन अजमेर हमेशा अधिवक्ताओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। इसी कड़ी में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जिला बार एसोसिएशन अजमेर और राजस्थान सड़क सुरक्षा समिति के संयुक्त प्रावधान में सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण और हेलमेट वितरण कार्यक्रम 19 अगस्त शनिवार को 1 बजे जिला बार के हॉल में रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान पहले दिन 50 वरिष्ठ अधिवक्ताओं जिनकी वकालत 1990 से पहले की है उनको हेलमेट बांटे जाएंगे। वर्तमान में हो रही अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर जिला बार एसोसिएशन अजमेर अपने अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए सजग है, जिसके लिए यह कार्यक्रम अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए आयोजित किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन ने करीब 1000 हेलमेट बांटने का लक्ष्य रखा है। देखिए, संपूर्ण राजस्थान में अजमेर जिला बार ऐसी पहली बार है जो अधिवक्ताओं के कल्याण, सुरक्षा एवं जागरूकता के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम कर रही है। दिनांक 19/8/2023 को जिला बार सभागार में तकरीबन 1000 हेलमेट बांटने का लक्ष्य हमने अधिवक्ताओं के लिए रखा है और अधिवक्ताओं ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी तक 800 अधिवक्ताओं ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। राजस्थान में जो पहली बार बनेगी वो अजमेर बनेगी। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये महसूस किया जाने लगा था कि भाई सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना होती है वो हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है और जिला बार हमेशा अधिवक्ताओं के साथ खड़ी है, उनके सुरक्षार्थ, उनके कल्याण के लिए जागरूक है, सजग है। इसलिए हमने ये ऐतिहासिक प्रोग्राम अपने जिला बार से ही रखा है ताकि अधिवक्ता हेलमेट पहनकर आवे तथा उनको दुर्घटना में कम से कम क्षति हो। पहला तो हमारा यही रहेगा कि दुर्घटना हो ही ना, अगर होवे तो उनको कम से कम क्षति पहुंचे और वो सुरक्षित रहें। कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं वो जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय रहेंगी। इसमें हमने आरटीओ मैडम श्रीमती सुमन भाटी जी हैं, आरटीओ वीरेंद्र सिंह जी हैं जो सीकर से पधारेंगे हमारे बीच में, और जो सड़क सुरक्षा सोसाइटी के अध्यक्षा हैं श्रीमती ऋतु चौहान, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो हमारा ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और सफल हो, उसमें आपकी उपस्थिति भी अनिवार्यता रहनी चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के मार्फत पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं को और राजस्थान की जनता को ये पता पड़ना चाहिए कि अधिवक्ता भी कितने सजग व सहयोगी है समाज के जो इन आगे बढ़ने के कार्यक्रमों में और सुरक्षार्थ है। टाइमिंग हमने 1 बजे का रखा है। 1 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में पहले 50 अधिवक्ताओं को हमने जो छटनी किए, जो कि हमारे बार के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, 1990 से पहले से वकालत करते आ रहे हैं, उनकी सुरक्षार्थ के लिए, उनके सम्मान के लिए हमने उनको सिंबॉलिक तौर पे 50 हेलमेट देने का लक्ष्य रखा है, जो कल कार्यक्रम में उनको वितरित किए जाएंगे। हेलमेट वितरण कल 18/8/2023 को जिला बार के हॉल में किए जाएंगे। कुल 1000 हेलमेट वितरण का हमने लक्ष्य रखा था, जो लगभग पूरा हो जाएगा। कल बड़ा कार्यक्रम है जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला परिवहन अधिकारी अजमेर, जिला परिवहन अधिकारी सीकर और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी की अध्यक्षा, ये लोग कार्यक्रम में पधारेंगे। और कल हमने प्रतीक के रूप में हमारी बार के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं जिनकी वकालत 1990 से पहले की है, उनको हमारे अतिथियों से उनको हेलमेट दिला के उनका सम्मान भी करेंगे।
और कार्यक्रम कल 1 बजे है, आप सबको भी पधारना है। बिल्कुल ये जागरूकता के लिए है, ये वकील इसमें देखो भैया ये सभी के लिए है। आज सीट बेल्ट की गाड़ी में आवश्यकता कितनी रिसर्च के बाद महसूस की गई और वो लगी, वो अपने लिए सुविधा है। आज हेलमेट की भी कितने आवश्यकता महसूस करके वो लागू किया गया, वो अपने खुद की सुरक्षा के लिए, उसमें तो सभी आता है। जब दुर्घटना होती है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि ये शरीर है, ये एडवोकेट का है या किसी डॉक्टर का है या किसी मजदूर का है, चोट तो सबको आती है। और अच्छी कंपनी का अगर हेलमेट पहनेंगे तो उसका अभी तक जितने भी आंकड़े हैं, हेलमेट जिन्होंने पहन रखी है उनको दुर्घटना में कम से कम 70 हुई है। पूर्व जिला न्यायाधीश किशन गुर्जर ने 12 अगस्त 2023 को जयपुर भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ली है। गुर्जर को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल कर आगामी विधानसभा चुनाव में गुर्जर वोटों को लुभाने की कोशिश की है। बात आज की चैनल ने पूर्व जिला न्यायाधीश पर भाजपा नेता किशन गुर्जर से खास बातचीत की। क्या राजस्थान भाजपा को मिला है दिग्गज गुर्जर नेता? क्या भाजपा की जो सोच थी, जो उनकी खोज थी, वह क्या पूरी हो चुकी है? आइए हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पूछते हैं पूर्व जिला न्यायाधीश श्री किशन गुर्जर जी से, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में पदस्थापन रह चुके हैं। वहाँ पर इन्होंने न्यायिक कार्य किए हैं और अभी पिछली 12 अगस्त को श्री किशन गुर्जर जी ने जयपुर भाजपा कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली है। माना जा रहा है किशन गुर्जर नसीराबाद, जो कि पूर्व जाट दिग्गज नेता सांवरमल जाट के बेटे, जहां पर विधायक हैं लांबा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं। इन सभी बातों के जवाब सीधे हम उनसे बात करके जवाब लेते हैं। किस तरीके की इनकी रूपरेखा रहेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण था? भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बात आज के फेसबुक पेज पर। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण रहे? धन्यवाद आपका भी और बात आज की चैनल का भी कि आपने मुझे अवसर दिया। जहाँ तक बात रही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की, तो मेरे कई मित्र हैं जो मुझे लगातार इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि हम राजनीतिक रूप से सक्रिय हों, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हों। मैं छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहा हूँ। मैं प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चे की जो प्रथम जिला कार्यकारिणी थी, उस समय अजमेर शहर अलग से जिला नहीं था, एक ही जिला था, उसमें मैं जिला कार्यकारिणी में रहा हूँ। मैं भाजपा की कार्यकारिणी में रहा हूँ और मैंने वकालत के करते समय बार स्टेशन के में भी सक्रिय रहा। बार के चुनाव में मैंने भाग लिया। तो मेरी विचारधारा शुरू से भाजपा की रही है, मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा। लेकिन मेरे जो मित्र लोगों ने मुझे जोड़ दिया, तो प्रारंभ में आवश्यकता नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँ और सोच ये थी कि हम सामाजिक काम करते रहेंगे। लेकिन जब सबका ऐसा आग्रह रहा और फिर हमें प्रेरणा मिली, राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी से, सीपी जोशी साहब, माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे राष्ट्रीय सचिव अलका जी गुर्जर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, आप सभी ने मेरी सदस्यता ग्रहण के समय वहाँ उपस्थित रहकर जो सम्मान गुर्जर सम्मान को दिया है, गुर्जर सम्मान मुझे लगता है कि मैंने एक उचित और सही कदम उठाया। अच्छा भाई साहब, ये बताया क्या बीजेपी ने आपको बुलाया था या आप खुद गए थे ज्वाइन? मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे जो भाजपाई विचारधारा के जितने भी मित्र हैं, आपने देखा होगा मेरे को सेवानिवृत्त होकर आए हुए 1 वर्ष हो गया है। इस 1 वर्ष में मैंने किसी राजनीतिक कार्यक्रम में सीधे भाग नहीं लिया था। लेकिन क्योंकि उन लोगों का सबका आग्रह था, मैं सामाजिक काम कर रहा था और जिस प्रकार के हालात बने, जिस प्रकार गहलोत सरकार ने न केवल एक हमारे नेता
बल्कि संपूर्ण एमबीसी वर्ग को अपमानित किया। जिस प्रकार से एमबीसी वर्ग की अनदेखी हुई, जो कि एमबीसी मेरा वर्ग का उत्थान करना है, वो सदस्य होने के नाते मेरा दायित्व है, उनकी जिस प्रकार से उन्हें लज्जित किया, उसको देखते हुए हमारे पास कोई चारा नहीं था कि इस सरकार को उखाड़ फेंके। ये निर्णय लेना है और इस निर्णय के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम भाजपा का साथ दें। अच्छा भाई साहब, क्या मानते हैं, अधिकतर गुर्जर समाज के लोग कांग्रेस माइंडेड है, सचिन पायलट क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी गुर्जर हैं, तो क्या लगता है आप गुर्जर जो वोट हैं वह बीजेपी को दिला पाएंगे? देखिए, ये बात आपकी सच है कि अजमेर जिले में जी माननीय गोविंद सिंह जी गुर्जर लगातार नसीराबाद से विधायक रहे, तो गुर्जरों का रुझान उधर रहा। जी ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गुर्जरों का ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाया था और इसीलिए आज तक किसी भी गुर्जर को विधायक का टिकट अजमेर से नहीं मिल पाया। तो ये एक दूरी गुर्जर समाज और भाजपा के बीच में थी, इसमें सेतु बनने का प्रयास करेंगे और ये अजमेर तक सीमित नहीं है। आपने जैसा अभी बताया कि मैं बारा में भी तैनात रहा हूँ, मैं भीलवाड़ा तैनात रहा हूँ, मैं कोटा तैनात रहा हूँ, मैं चित्तौड़ तैनात रहा हूँ। उसके पहले मैंने आरक्षण आंदोलन में जो काम किया तो पूरे पूर्वी राजस्थान में, तो राजस्थान में जिन जिलों में गुर्जर हैं वहाँ पर मैं एक अनजान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उन सब का प्रेम और स्नेह मुझे मिलता है। तो संपूर्ण राजस्थान के गुर्जर समाज को एक बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी लगन के साथ में, बल्कि सम्मान के साथ में भाजपा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से पिछले दिनों अब मेरी सदस्यता के बाद में आपने देखा होगा, गुर्जर समाज में बहुत उत्साह है। जिस प्रकार से लोग मेरे स्वागत सत्कार के लिए आगे आए, उन तमाम बातों को अब देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि गुर्जर समाज एक तरह से भाजपा की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। अच्छा, कौन सी विधानसभा पे फोकस रहेगा आपका? देखिए, राजनीति में जब आदमी आता है तो कई लोग सोचते हैं कि ये निर्वाचन में आएगा, निर्वाचन में भाग लेगा और निर्वाचित होगा, मेंबर बनेगा। सामान्यतः जो राजनीति में आता है उसका सपना भी ये होता है, लेकिन मैं बाल्यावस्था से आ रहा हूँ। मुझे ये आवश्यक नहीं है कि मैं राजनीतिक रूप में गुर्जरों को भाजपा जोड़ते हुए या एमबीसी समाज को भाजपा से जोड़ते हुए एमबीसी समाज सहित सभी समाजों का उत्थान करते हुए सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन की राजनीति को चुनूं। ये सही है, कयास लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारी मांग भी है कि अजमेर जिले में एक ना एक सीट पे गुर्जर जरूर चुनाव लड़े, ताकि ये जो भ्रम है, हमारे बीच में जो दूरी है, अलगाव है भाजपा और गुर्जरों में, वो खत्म हो। ये मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन व्यक्ति मैं ही होऊंगा ऐसा मैंने नहीं कभी कहा, नहीं कभी सोचा। जी, तो कहाँ से, यानी कि कहाँ से तैयारी है आपकी? इसमें मैं थोड़ा क्षेत्र आपका नसीराबाद ही है, गुर्जर समाज का बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि मैंने राजस्थान की बात करी। देखिए, पूर्वी राजस्थान में हमारा बाहुल्य है। 38 सीटों पे हम मान के चलते हैं कि 38 ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जिन सीटों पर हम 30,000 से अधिक की संख्या में हैं और प्रभावित करने की स्थिति में है, और 60,000 से अधिक वोट वाली सीटें भी हमारे पास में आज की तारीख, आज के जो सीमांकन होगा, परिसीमन होगा, उसमें 60,000 तक की सीटों वाली सीटें भी हमारे पास में है। तो हम चाहते हैं कि वो जो गुर्जर समाज आए, व्यक्ति नहीं, गुर्जर समाज का पूरे का भाजपा के साथ जुड़ाव हो, इस सोच को साथ लेके हम चलें। तो आप आपका अजमेर ले लीजिए, आप भीलवाड़ा ले लीजिए, आप बूंदी ले लीजिए, आप टोंक ले लीजिए, आप कोटा ले लीजिए, आप बारा ले लीजिए, आप झालावाड़ ले लीजिए, आप सवाई माधोपुर ले लीजिए, आप करौली ले लीजिए, आप भरतपुर ले लीजिए, आप अलवर ले लीजिए, आप जयपुर ग्रामीण ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए। मतलब ये पूरी की पूरी बेल्ट है, जिस बेल्ट में गुर्जर एक बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति और मतदाता की हैसियत रखते हैं, जो परिणाम को लेकर प्रभावित करने की बल्कि परिणाम अपने पक्ष में लाने की हैसियत रखते हैं। तो इन संपूर्ण जिलों में हम ध्यान देंगे। अजमेर में विशेष रूप से मैंने जैसे निवेदन किया, सचिन पायलट साहब यहाँ से एमपी रहे, माननीय गोविंद सिंह जी गुर्जर लगातार यहाँ से अजय विधायक के रूप में लंबे समय तक विधायक रहे और उपराज्यपाल तक का पद उन्हें मिला। तो गुर्जर समाज का लगाव आज तक निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ में था, लेकिन जो पिछले 5 साल में एमबीसी ने अपमान महसूस किया है, जिस प्रकार से हमें लज्जित किया गया है, उसको देखते हुए अब की बार संपूर्ण गुर्जर समाज कांग्रेस को सबक सिखाने के साथ साथ भाजपा का खुल के समर्थन करेगा। अभी कल ही या परसों 2 दिन पहले अशोक गहलोत का बयान आया कि जो आपके जो आरक्षण का मुद्दा है उसकी पुरजोर पैरवी की जाएगी। देखिए, गहलोत साहब ने बड़े जोर से, जब खबर आई थी पहले आया था, गुर्जरों को 5% आरक्षण दे दिया।
गुर्जरों को आरक्षण नहीं दिया है। हमारे जातिवादी राजनीति मत करिए। हम एमबीसी वर्ग की बात करते हैं। एमबीसी को ओएमबीसी को 5% आरक्षण जो दिया है वो आरक्षण हमने अपनी ताकत के बल पे लिया है। इस आरक्षण को सबसे पहले जिसने सदन में इंट्रोड्यूस किया, जो लेके आए, वो भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस उस समय विरोध कर रही थी, भाजपा ने इसको इंट्रोड्यूस किया। आप जानते हैं वो कौन लोग थे, अजमेर के हैं, नाम अब हम नहीं जानते। जेपी दादी किसका व्यक्ति है? जेपी दादी से जो इनका सिपे सालार है, खास सिपे सालार है, आपने राजस्थान उच्च न्यायालय में रीट लगा करके हमारे आरक्षण को अटकाया। जब दूसरा जूता पड़ा तब इन्होंने हमें आरक्षण दिया। इसलिए गहलोत इस बात को अपने दिमाग से निकाल ले कि उसने 5% आरक्षण दिया। आज याद क्यों आई? जब 1000 गुर्जर कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश कार्यालय में गए और उन्होंने बिल्कुल देवनारायण की जय बोल करके सदस्यता ली, तो गहलोत साहब कहने आगे मैंने 5% आरक्षण दिया। आपने कैसे दिया? आपने अटकाया। मजबूरी में भाजपा सरकार को हमें 1% देना पड़ा और 4% हमको रोक के रखना पड़ा। तो वो जो लेके आए, मूल जो अधिनियम लेके आए, वो भाजपा थी। इसलिए ये क्या, दूसरा उन्होंने कहा 400 आरएस बना दिए। कहाँ बना दिए 400 आरएस? उन्होंने कहा साहब आपके 100 आरपीएस बन गए। कहाँ 100 आरपीएस बन गए? अरे एमबीसी को जो मिल रहा है वो भी आप पूरा नहीं दे रहे हो। आपने बाद में उपजाति के नाम में कई दूसरी जातियों को अंदर लाने का प्रयास किया। गाड़िया लोहार के नाम पर आप मुस्लिम लोहार को आप नौकरी दे चुके हो, जिन मुद्दों को हमने उठाया है। तो ये सारी हरकतें गहलोत सरकार ने की है, हम इसे भूलेंगे नहीं। कह रहे 231 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जवाब दीजिए ना, कहाँ कर दिए? आज इन्होंने कहा हमने 4 छात्रावास बना दिए। आप यकीन नहीं करेंगे, 4 जो देवनारायण योजना के छात्रावास बने, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3%, वापस बोल रहा हूँ, 3% गुर्जर हैं। 97% आपने बाकी जातियों को ले लिया और ये ले लिया कि आरक्षित सभी आरक्षित लोगों को छात्रावास मिलेंगे। इसलिए गहलोत साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो गुर्जर समाज उसके धोखे में नहीं आएगा। चलिए किशन गुर्जर जी, ये बताएं, जो अभी वसुंधरा जी को अभी 2 समितियां बड़ी बनाई गई, एक चुनाव की और एक अलग, उसमें वसुंधरा जी का नाम नहीं होना, देखिए मैं तो अदना सा कार्यकर्ता हूँ और माननीय अरुण सिंह, माननीय राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी ने इस संदर्भ में बिल्कुल अपने बात को बहुत खुले शब्दों में ढक दिया है कि वसुंधरा जी हमारी मास लीडर है, वो हमारी मास लीडर रहेगी और वो बिल्कुल पार्टी के हित में पूरी ताकत से तन मन धन से काम करेगी। जो उनके जो उनके जूनियर नेता कहेंगे, जो उनसे काफी अनुभव में भी काफी पीछे है, उन्हें उन समिति का अध्यक्ष, संयोजक वगैरह बनाया जा रहा है। देखिए हमेशा नए लोग आएंगे, आगे आएंगे और ये तो अच्छी बात होती है कि नीचे लोगों वाले लोग आए और उनका पूरा समर्थन है उनको। ऐसा नहीं है कि आप वो उनका कोई विरोध कर रही है। चलिए आखिरी सवाल है मेरा जाते जाते, सचिन पायलट के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्हें भी एक तरह से, अगर वसुंधरा जी को देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में वसुंधरा जी से साइड में किया गया है, वैसी तरीके से सचिन पायलट को भी, वो गुर्जर समाज के नेता हालांकि है आपके विपक्ष के। कल माननीय गहलोत जी ने एक बात और कही थी गुर्जरों को राजी करने के लिए कि मैंने 8 एमएलए में से 4 को मंत्री बना दिया। मंत्री तो मेरे को 2 ही दिखते हैं। ये बोलने की हिम्मत करते हैं ना कि मैंने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री से बर्खास्त किया। तो सच्चाई अलग है, वो बोल रहे हैं वो अलग है। सचिन पायलट साहब को लगातार कांग्रेस लज्जित करी चली है, स्पेशली गहलोत सरकार लज्जित करती चली आ रही है, अपमानित करती चली आ रही है। उनको निकम्मा नाकारा सब कुछ कह लिया इन्होंने। अब ये सही है, उस व्यक्ति का धैर्य है, उस व्यक्ति की कुछ भावनाएं और आस्थाओं जुड़ी हुई है और दूसरे नेता के बारे में नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहता, वो खुद समझदार है। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान पिछले 5 साल में इस गहलोत सरकार ने नहीं दिया, बल्कि अपमानित किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बड़ी संख्या में आपके समाज के लोगों के भी, आपके गुर्जर समाज के लोग भी आपका स्वागत कर रहे हैं इस लाइव के माध्यम से। आखिरी सवाल, क्या चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं मैं ऐसी मैंने कोई सोच करी है, नहीं मैंने कहीं कहा। ये बात जरूर है, जितने भी लोग आज सोच रहे हैं वो सब उनका सबका कहना है। हम लोगों ने ये मांग जरूर करी है कि एक गुर्जर को टिकट मिलना चाहिए। गुर्जर हमारे यहाँ मसूदा में बहुतायत में है, हमारे यहाँ नसीराबाद में बहुतायत में है, हम लोग पुष्कर और किशनगढ़ में भी अच्छी तादाद में है। इसलिए अजमेर जिला, जो मैं पहले वाले जिले की बात कर रहा हूँ, उस जिले में एक गुर्जर को टिकट इन्हें देना चाहिए। और वो व्यक्ति कौन होगा ये संगठन तय करेगा, वो सीट कौन सी होगी ये संगठन तय करेगा। लेकिन हमारा जोर ये है कि मसूदा और नसीराबाद में से एक सीट
हमारे गुर्जर समाज को दी जाएगी। चलिए, हाँ, तो देखा दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशन गुर्जर जी, पूर्व जिला न्यायाधीश, और इनका रामस्वरूप लांबा जी नसीराबाद से विधायक हैं, और उनके जो कार्य हैं वो भी, यानी कि क्योंकि उनके तो पिताजी काफ़ी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, नसीराबाद से वर्तमान में हमारे भाई रामस्वरूप जी लांबा जीते हुए विधायक हैं। सावर लाल जी का जो योगदान अजमेर में और जो योगदान पूरी किसान वर्ग के लिए पूरे राजस्थान में रहा है वो अविस्मरणीय है। उनके सामने कोई दूसरा नेता हमारे किसान हितैषी नहीं टिकता है, इसलिए उनके योगदान को हम कहीं कमी नहीं करेंगे। रही संगठन की बात, तो रामस्वरूप जी लांबा ऐसा नहीं है कि मैं उनका प्रतिद्वंदी बन के यहाँ आया हूँ या मैं उनको हटाकर कोई जगह बनना चाहता हूँ। वो जीते हुए हैं, संगठन तय करेगा, और उनकी अगर मान लो संगठन तय करता है कि नसीराबाद से गुर्जर को टिकट दिया है तो भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका इनको मिलेगी, इसमें कोई मेरे को शक नहीं है। चलिए, हाँ, तो देखा दर्शकों, हमारे साथ थे पूर्व जिला न्यायाधीश किशन गुर्जर जी, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है, सदस्यता ग्रहण की है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज, जो कि इनके भी काफी चहेते हैं, तो ये विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज के वोट जो कि लगातार कांग्रेस में पड़ते हैं, अधिकतर कांग्रेस में पड़ते हैं, तो ऐसा ना होकर भारतीय जनता पार्टी को इस बार गुर्जर समाज का जो वोटर है, जो लोग हैं, वे सपोर्ट करें। जी, गुर्जर खुल के आएंगे, भाजपा के साथ आएंगे, भाजपा की ओर आएंगे, भाजपा के लिए मतदान करेंगे, और इतनी बड़ी तादाद में करेंगे जो कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद साहब इस कार्यक्रम में जुड़े, धन्यवाद। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।